हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील बातम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी और फेसबुक। दोस्तों, मैं आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार के माध्यम से आज हम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और रचना की दृष्टि के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आज इसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों का वह सार्थक समूह है। अर्थात सार्थक से तात्पर्य होता है से अर्थ सहित, यानी अर्थ सहित। तो वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका हिंदी शब्दकोश के अनुसार एक निश्चित अर्थ निकले, अर्थात हिंदी शब्दकोश में जो हम शब्द लिख रहे हैं उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, तभी आपका वो शब्द है, अन्यथा वो आपका शब्द नहीं है। तो दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं? देखिएगा इसकी परिभाषा। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका, इस प्रकार से देखिएगा, वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका हिंदी शब्दकोश के अनुसार एक इच्छित अर्थ निकले शब्द कहलाता है। अर्थात हिंदी शब्दकोश में यदि उस शब्द का कोई ना कोई एक अर्थ है तो निश्चित रूप से वो आपका शब्द है, अन्यथा वो आपका शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द के प्रकार देखिए आप। शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट नंबर देखिए आप, शब्द प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों, कितने होते हैं? इसके जो भेद होते हैं शब्द के प्रयोग के आधार पर वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। ठीक है। इसके बाद नंबर 2 देखिए, नंबर 2 देखिए। नंबर 2 जो है अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से होते हैं। इसके बाद नंबर 3 देखिएगा आप। नंबर 3 रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों, इसके आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 3। और चौथा नंबर जो बचता है आपका वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ये होते हैं दोस्तों आपके 5 प्रकार के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो आपके 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके 5 भेद होते हैं। रचना के आधार पर जो भेद होते हैं आपके वो 3 होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 5 होते हैं। तो आप इसको देखिए। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इसमें नंबर 1 जो आता है वो आता है आपका विकारी शब्द। और नंबर 2 आता है वो आता है आपका अविकारी शब्द। इसके बाद अर्थ के आधार पर देखिए शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। नंबर 1 जो आता है फर्स्ट, वो आता है आपका एक आरती शब्द।
नंबर 2 आता है, वो आता है आपका अनेक आरती शब्द। नंबर 3 जो आता है वो आता है आपका विपरीत आरती शब्द। और सेकंड लास्ट जो आता है आपका, यानी चौथा नंबर जो आता है वो आता है आपका समानार्थी शब्द। और लास्ट जो आता है 5वां, वो आता है आपका समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद देखिएगा, रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं। नंबर 1 होता है आपका रूढ़ शब्द। नंबर 2 जो होता है वो होता है आपका योग रूढ़ शब्द। और नंबर 3 जो होता है वो होता है आपका यौगिक शब्द। इस प्रकार से जबकि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं दोस्तों। नंबर 1 जो होता है वो होता है आपका, आप लोग सभी जानते हैं, इसके बारे में पढ़ा भी होगा आपने। ये होता है आपका पहला तत्सम शब्द। नंबर 2 जो होता है वो आपका होता है तद्भव। नंबर 3 जो होता है वो आपका होता है देशज शब्द। नंबर 4 जो होता है वो होता है विदेशज शब्द, या विदेशी शब्द भी उसको अपन बोल सकते हैं, विदेशज या विदेशी शब्द भी बोल सकते हैं। और लास्ट जो 5वां होता है वो होता है आपका संकर शब्द। इस प्रकार से 5 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आप यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अब जो है मिटा रहा हूँ, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिएगा, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद जो होते हैं वो 2 होते हैं, बेकारी शब्द और अबेकारी शब्द। आज हम बेकारी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। बेकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, बेकारी यानी बेकार। बेकार का तात्पर्य क्या होता है? परिवर्तन। अर्थात जिन शब्दों की बनावट में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? बेकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो कौन से कहलाते हैं? फिर आपके अबेकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए आप, बेकारी शब्द की, जिन शब्दों की बनावट में देखिएगा इस प्रकार से, जिन शब्दों की बनावट में लिंग, वचन, काल आदि के फलस्वरूप परिवर्तन हो जाता है, वे शब्द बेकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपके सामने उदाहरण लिखे हुए हैं, लड़का, काला, उसका, जाता। ये 4 शब्द आपके पास लिख रहे हैं। तो लड़का शब्द में परिवर्तन हो सकता है, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। लड़का का हम लड़की कर सकते हैं, हम लड़के कर सकते हैं। यानी कि आपका लड़का से लड़की बन गया, लिंग चेंज हो गया, और एक वचन था वो बहुवचन बन गया, लड़के बन गया। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन हो चुका है। काला आपका ये क्या है? विशेषण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा।
काले हो जाएगा। इस प्रकार से ये विशेषण में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उसका ये क्या है, आपका सर्वनाम है, तो सर्वनाम को आप उसका लिखा हुआ है, इसको आप उसकी लिख सकते हो, उसके लिख सकते हो आप। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, सर्वनाम में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर संज्ञा है, ये आपकी संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है। ये आपका विशेषण है, यहाँ पर इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। और ये आपका सर्वनाम है, इसमें भी आपका परिवर्तन हो रहा है। और ये आपकी क्रिया है, जाता है, इसको आप लिख लीजिए, आपके संज्ञा है। और ये आपका विशेषण है, ये क्या है आपका, ये सर्वनाम है। और ये आपका क्या है, क्रिया है। तो देखिएगा, सर्वनाम में भी परिवर्तन हो जाता है, विशेषण में भी परिवर्तन हो जाता है, और संज्ञा में भी परिवर्तन हो जाता है, और क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है जाता है, तो आप इसको लिख सकते हो जाती है या जाते हैं। इस प्रकार से सर्वनाम क्रिया में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जिन शब्दों में लिंग वचन काल के फलस्वरूप परिवर्तन हो जाता है, वे शब्द आपके कहलाते हैं दोस्तों, विकारी शब्द कहलाते हैं। आपको ये अब पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनको आप देखिएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके हम लिखेंगे भेद। दोस्तों ये इसके 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं इसके, 4 भेद होते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको, पहला जो होता है वो होता है संज्ञा, दूसरा जो होता है वो होता है इसका सर्वनाम, आप सभी लोगों ने ये पढ़ा है पहले ही। तीसरा जो होता है वो होता है आपका विशेषण, और चौथा जो होता है लास्ट, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, क्रिया। इस प्रकार से विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जो उसके 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे आज हम सबसे पहले। तो देखिएगा दोस्तों, संज्ञा, संज्ञा का यदि देखा जाए तो ये सम धन प्लस गे शब्द से मिलकर बना है। सम मतलब होता है समझना, और गे मतलब होता है जानना, यानी कि समझकर जानना, ठीक है। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात वे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, भाव, देखिए इस प्रकार से, अर्थात वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नामों का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। नंबर 1 जो है फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नंबर फर्स्ट देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसके बाद देखिएगा आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किस कहते हैं, जिन शब्दों से
किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु। तो दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से देखिएगा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए आप। तुलसीदास दुनिया में एक ही कवि था, जो क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। रामचरितमानस ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जो दुनिया में एक ही है, तो ये भी क्या आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चेतक एक घोड़े का नाम है, वो भी विशेष रूप से महाराणा प्रताप का घोड़ा था। मंगल एक ग्रह का नाम है जो कि दुनिया में एक ही है। इसी प्रकार हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, आकाश, नंदी एक गाय का नाम है। गीता पुस्तक का नाम है आपका। हिंद महासागर ये भी एक है, हिमालय। और राम प्रसाद ये महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। तो इस प्रकार से ये जो सभी आपके पास लिखे हुए हैं सामने उदाहरण, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, ध्यान दीजिए दोस्तों, व्यक्ति, वस्तु या स्थान या कोई भी प्राणी के समूह का या समुदाय का बोध हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। अर्थात वहाँ पर कर रहा है वो उसकी जाति को शो कर रहा है, पूरे वर्ग को शो कर रहा है, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो। देखिएगा, इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। गांधी, राष्ट्र, पक्षी, फल, पशु, बालक, पठार, पर्वत, घोड़ा, नदी, समुद्र, सागर, भाषा, पुस्तक और पेड़, ये सभी जो हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ध्यान दीजिएगा। तो गांधी क्या है? एक सरनेम है, कोई व्यक्ति लगा सकता है गांधी, तो ये क्या हुआ? एक जाति का शो हो रहा है यहाँ पर, तो गांधी एक जातिवाचक संज्ञा है। राष्ट्र बहुत सारे हो सकते हैं राष्ट्र, तो ये भी जाति के अंतर्गत। पक्षी कोई भी हो सकता है, एक समूह का बोध करा रहा है। फल कोई सा ही फल हो सकता है। इसके अलावा आप फल में आम भी आ जाता है, तो आम भी क्या है आपका? एक जातिवाचक संज्ञा है। और आम के अंतर्गत ही यदि लंगड़ा आम आ जाए तो भी कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं कई सारे आम हैं उस जाति के। तो इस हिसाब से ये दोस्तों क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा देखिए, पशु कोई सा पशु हो सकता है, कोई सा जानवर हो सकता है, ठीक है। बालक आ गया, तो बालक का एक वर्ग का समूह बोध हो रहा है, ये बालक के एक समूह का बोध हो रहा है। बालक कौन सा बालक? तो यहाँ पर आपको पता नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक जाति का शो हो रहा है, पूरे वर्ग का शो हो रहा है बालक। पठार कोई सा ही पठार हो सकता है आपका। पर्वत कोई से पर्वत हो सकते हैं आपके। तो घोड़ा कोई सा भी हो सकता है आपका। नदी, समुद्र, सागर, भाषा, पुस्तक और पेड़, ये सभी जो है जिनका एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी जो संज्ञा है, ये सभी जो शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका किसी शब्द से या नाम का बोध हो जाए और वो नाम केवल दुनिया में एक ही है, तो फिर आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। ये आपकी दो प्रकार की होती है जातिवाचक संज्ञा। एक तो होती है आपकी समूहवाचक और दूसरी होती है आपकी पदार्थवाचक। समूह से तात्पर्य है जहाँ पर क्या हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है। जैसे कि कक्षा, तो कक्षा में क्या है? एक बच्चों का झुंड है, वहाँ पर बच्चों की क्लास लग रही है, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, कक्षा है, ठीक है। इसी प्रकार सभा चल रही है आपकी, तो ये भी क्या है? एक समूह का बोध करा रही है। इसके बाद सम्मेलन, इसमें भी क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, तो यहाँ भी एक समूह का जो है क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इसके अलावा पदार्थवाचक संज्ञा,
पदार्थवाचक संज्ञा के अंदर जो भी पदार्थ हैं, आपके पानी है, दूध है, ये सभी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूध है, घी है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका डीजल पेट्रोल है। और बात करें सोना चांदी, ये आपके क्या पदार्थ हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ भी हो सकते हैं और तरल पदार्थ भी हो सकते हैं। चांदी है, ये कैसी संज्ञा दोस्तों? पदार्थवाचक संज्ञा, और वो कौन सी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तांबा है, ठीक है। बे शब्द, इस प्रकार से बे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, स्वभाव, दशा, अवस्था एवं भाव का बोध कराते हैं, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम ना तो स्पर्श कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं, केवल उसको हम महसूस कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा को। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, शीतलता, इसको अपन केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। करुणा, इसको आप ना तो देख सकते और ना ही इसको आप सुन सकते और ना ही इसको आप छू सकते। इसी प्रकार सहयोग, भक्ति है, दया है, श्रद्धा है, मिठास है, खटास है, ठीक है। लंबाई है, लंबाई को आप पकड़ नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते, केवल उसको आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं उन्हें आप केवल महसूस कर सकते हो, उसे न तो आप स्पर्श कर सकते और न ही उसे आप छू सकते हो और न ही आप उन्हें पकड़ सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद लंबाई है, निराशा है, सुंदरता है और क्रोध है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल उदाहरण हैं। तो दोस्तों कल हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार से बदलते हैं और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस प्रकार बदलते हैं और जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार बदलते हैं, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कल फिर इसका दूसरे भाग लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।